हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल की यानी कि आरपीएफ की उपनिरीक्षक और कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो दोस्तों 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो लोग भी अच्छे से अपडेट होके सिलेबस को देख के तैयारी स्टार्ट कर दें, और जिन लोगों ने स्टार्ट कर दी है तो वो लोग भी सबसे पहले स्टार्टिंग करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें, किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे चैप्टर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर इसमें सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 50 क्वेश्चन, पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों जीके के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग वेटेज है वो है जीके जीएस। तो सबसे पहले हम लोग जीके और जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो कवर कर रहे हैं एक एक पेपर वाइज। तो इसके मैं 3 पेपर इससे पहले भी करा चुकी हूँ दोस्तों, तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखी है। और सबसे पहले हम लोग इसके जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो कवर करेंगे, उसके बाद इसके टॉपिक वाइज अच्छे से क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। वह योग्य सेना नायक भी बना। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा गया है। खिलजी की दक्षिण विजय का अधिकतम श्रेय मलिक काफूर को ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्य और सत्पुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मैकाल रिज। विंध्य श्रेणी दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के साथ गंगा प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी बनाती है। सतपुड़ा रेंज विंध्य के दक्षिण में और पूर्व पश्चिम दिशा में 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसमें राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल रेंज शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आर्थिक एकत्रीकरण। राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा इसे 2004 में प्रभाव में लाया गया था। यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नजर रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा यानी कि 5895 मीटर पर्वत तथा विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1990 में, 1990। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। नंबर 1 है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, नंबर 3 है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और नंबर 4 है सकल राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों साहेल। साहेल अफ्रीका महाद्वीप का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना घास के मैदान के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश मॉरिटानिया, माली, जाम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून व सेंट्रल अफ्रीका आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लिखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। तो नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल, ये दोस्तों अनुच्छेद 352 में आता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में आता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या कहाँ से आई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडाई उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब वो चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। सर्वोच्च न्यायालय पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है और इस नृत्य में आध्यात्म और श्रृंगार दोनों भावों का मेल होता है। लावड़ी शब्द लावण्या या सुंदरता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिलेखन। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए में संग्रहित आनुवांशिक जानकारी का उपयोग पूरक आरएनए स्ट्रैंड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप पठार। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका निर्माण गोंडवाना काल के निक्षेपों से हुआ है। मेघालय पठार का उत्तरी ढाल लंबवत है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, बीड ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, हॉकी से। बीड ड्रिबलिंग फील्ड हॉकी में एक भौतिक कौशल है जिसमें अपनी स्टिक के साथ चलते हुए गेंद को नियंत्रित करना और पैंतरेबाजी करना शामिल है। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूप में खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कौशल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च ज्वार। ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर उच्च ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होने वाला विकार है और इसी बीमारी को ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसा, माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मंदबुद्धि आदि लक्षण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये पूछा भी जा सकता है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। और अगर 2022 की बात की जाए तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र धर्म से सामान्य
विषय हैं, मतलब किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्यगृह और 25 विहार हैं। इस गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। गुफाओं की दीवारों यानी कि भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यतिकरण। दो विभिन्न सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश स्रोत एक साथ मिलते हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। तो ऊर्जा का वितरण होता है और यह एक दूसरे से विक्षुब्ध होते हैं। दो प्रकाश तरंगों के इस अध्यारोपण को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तिब्बती पठार। दोस्तों, तिब्बती पठार सबसे ऊंचा पठार है दुनिया का। चलिए आगे देख लेते हैं। डेक्कन का पठार, ये दोस्तों 2695 मीटर है। तिब्बत का पठार 5000 मीटर है। कोलंबिया का पठार 1800 मीटर है और कटंगा का पठार 1220 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है या उनके व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करता है एवं इसके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवीकरण। प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को ध्रुवीकरण कहा जाता है और यह एक निश्चित पैटर्न में कंपन के कारण बनती है, जैसे प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मादाओं में पराग कणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परागण। परागण, मादाओं में पराग कणों का मादा प्रतिच्छेदन स्थान होता है। एक पुष्प के परागकण को उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वतिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वतिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रिबल। बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड्रिबलिंग बॉल को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। अगला क्वेश्चन है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का यात्री था और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, नागेश्वर। मिलिंद पन्हु पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है और इसके रचनाकार नागसेन है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर या मिलिंद तथा नागेश्वर के संवाद का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रूस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। वर्ष 1951 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोअर यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, दून। और
जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी है उसको पश्चिम में दून के नाम से बुलाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के संकीर्ण घाटी को पश्चिम में दून कहा जाता है। दून घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द है, जैसे देहरादून, कोठारी दून, पतली दून आदि। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महादायी यानी कि मांडवी जल विवाद न्यायाधिकरण में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। यह कर्नाटक में भीमगढ़ के पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। यह मुहाने पर कोरमुरगांव यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग संधि। तो बेरिंग स्ट्रेट जल संधि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। यह एशिया और उत्तर अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा तथा 30 से 50 मीटर गहरा है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोबरा। भुजंगासन व्यायाम के रूप में हठ योग और आधुनिक योग में एक लेटे हुए पीठ मोड़ने वाला आसन है और भुजंगासन कोबरा मुद्रा को प्रदर्शित करता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए भुजंगासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, खादर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात देता है। एक संरचनात्मक सूत्र अणु में परमाणुओं की आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। आणविक सूत्र एक अणु या यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की सटीक संख्या को इंगित करने के लिए रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करता है। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। क्षमा चाहूंगी दोस्तों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी अब्सेंट हों या नहीं हों तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो उस पद को संभालते हैं या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलिक वैज्ञानिक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। इसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिबंध किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिबंध नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में
प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के 7 भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया। यहाँ का शासक भीमदेव यानी कि भीमा प्रथम भी बोल सकते हैं, 1022 से 64 ईस्वी के बीच में थे और इसने मंदिर से अथाह संपत्ति को लूटकर वापस ये लौट गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है, मतलब किन भगवान को समर्पित है? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बुद्ध को। बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर है और यह इंडोनेशिया में स्थित है तथा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैकिंग कार्यशीलता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पैकिंग कार्यशीलता को कणों से भरे कुछ अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप को कहा जाता है। खगोल विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो बाहरी अंतरिक्ष में वस्तुओं के अवलोकन, विवरण और मापने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक मुख्य संस्था है जो भारत में कबड्डी के सेल का कार्यभार संभालती है और यह महासंघ वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दोस्तों इस बात को अच्छे से, इस पॉइंट को अच्छे से दोस्तों देखा करिए, नहीं है या है पूछा गया, तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों ने कराया। यह महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है और इसमें कुल 7 गुफाएं हैं। अन्य धरोहर दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमाण विश्लेषण। परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदला जाता है। रूपांतरण कारक का एक संख्या है और जिसका उपयोग इकाइयों के एक सेट को दूसरे में गुणा या विभाजित करके बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने के लिए किया जाता है। वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों पॉकेट वीटो का एक बार यूज़ हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस राष्ट्रपति ने और किस अधिनियम के लिए पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है, 1945 में लोगों की योजना द्वारा तैयार की गई थी, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, एम.एन. रॉय द्वारा। वर्ष 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा एक व्यक्तिगत योजना का प्रस्ताव लाया गया जिससे जन योजना कहा गया। मार्क्सवादी समाज से प्रेरित इस योजना द्वारा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादनों में तेज वृद्धि करके आम जन को आवश्यक जरूरतों को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। और 2022 का दोस्तों इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर। और दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिसार।
फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1354 में हिसार, जो कि हरियाणा नगर में स्थित है, नगर की स्थापना की थी और उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ किला या घेरा होता है। दोस्तों, हम लोगों के इस सेट के सारे 50 क्वेश्चन जीके के हो गए। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग एनालाइज कर पा रहे होंगे, करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा खेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल्स और कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया और किसका कौन सा स्थान रहा, इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों। यानी कि खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, वो सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए।